कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। मैंने भी पूर्व के चर्चाओं में ये चर्चा की थी कि मैंने बहुत पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस के कुछ पदों पर भी था, बाद में बीजेपी में आ गया, बीजेपी में एक लंबे समय तक रहा, उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी लड़ा। कांग्रेस महागठबंधन का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है, राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे देश में कांग्रेस का जनाधार है। आज से 70-75 साल पहले जब देश आजाद हुआ, उस समय देश के हालात कैसे होंगे, किन परिस्थितियों से देश जूझ रहा हो। मैं 2000 में मुखिया बना, मेरे पंचायत की स्थिति में उस समय क्या बयान करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उस समय पंचायत की स्थिति क्या था, अभी क्या है। उसके बाद रिजर्व हो गया तो मेरी पत्नी मुखिया बनी, 2 बार मेरी पत्नी मुखिया थी। समिति हो गया, प्रखंड प्रमुख के रूप में काम किया। प्रखंड प्रमुख के रूप में भी जब काम किया तो यह साबित किया कि जनता ने हम पर भरोसा जताया है, तो जनता के उम्मीदों के अनुरूप मैं कार्य करूं। ये चीज पार्टी के आला कमान के ऊपर निर्भर करता है कि उनका सोच मेरे प्रति क्या है। गोरिया कोठी का डिमांड उन्होंने किया है, महाराजगंज का डिमांड किया है, अन्य भी कुछ विधानसभाओं का डिमांड हुआ है, मिलता है। तो आला कमान का अगर आदेश होता है कि आपको यहां से चुनाव लड़ना है, तो मैं तो जनसेवक हूं, जनता का सेवा करने का एक माध्यम है कि मैं विधायक बनूंगा तो लोगों की सेवा करूंगा। जनता की उम्मीदें होती है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे बीच आए, हमारे बीच रहें, हमारे दुख सुख के साथी बने। लेकिन सबकी सोच एक तरह की नहीं होती है। हम लोग भी घूमते हैं, लगता है थोड़ी बहुत नाराजगी है लोगों में, लेकिन वो नाराजगी दल से नहीं है, वो नाराजगी व्यक्ति से है। जो स्थानीय लीडर्स हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि उस काम पर ऐसी निगरानी की जाए कि काम गुणवत्तापूर्ण हो। जनसुराज क्यों छोड़ दिए? ये जनसुराज में ऐसा कभी हमने अपने को जोड़ के काम नहीं किया था। जनसुराज के जो प्रणेता हैं, जो संस्थापक हैं, उनसे हमारी मुलाकात पहले हुई, यात्रा प्रारंभ करने के पहले। तो उनके विचारों से प्रभावित होके और उनके साथ जो बिहार की दशा थी उस पर कुछ हम लोग ध्यान दिए, लोगों से मिले, और वही मिलजुल के ये संग्रह किया जा रहा था कि लोगों का मूलभूत समस्या क्या है। ऐसा कुछ नहीं था कि जनसुराज से हमारा कुछ कमिटमेंट हुआ हो, या जनसुराज में ऐसा कुछ मतलब अपनी गतिविधि हमने कुछ बढ़ाई हो जिससे जनसुराज छोड़ने और ये करने की बात हो। ये तो सही, हमारी पिछली मुलाकात हुई उसमें आप उस वक्त जनसुराज के नेता थे, आज आप कांग्रेस के नेता। मैंने उस समय भी आपसे ये जरूर कहा होगा कि जनसुराज के प्रणेता और जनसुराज के लोगों का जो सोच है वो जनहित में है, समाज हित में है। आप अभी भी मानते हैं इस बात को? जनसुराज बात जो हो रही है समाज में, समाज का जो छुटा हुआ चीज है या जिस चीज से हम लोग पिछड़े हैं, अगर वो कोई बात करता है तो वो तो आदर और सम्मान की योग्य है। वो बात होनी ही चाहिए। हर दल को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जिस चीज के लिए हमें जनता ये अधिकार सौंपती है उसको कैसे करें ताकि जनता को इसका पूरा का पूरा लाभ मिले। और जनसुराज जो आवाज उठा रहा है या जो बोल रहा है वो सारी बातें जनहित की बातें हैं। ऐसी बात नहीं है कि जनसुराज जन विरोधी कुछ बात करता हो सकता है कि जनसुराज की कही हुई बात किसी दल या किसी नेता के विरुद्ध हो, तो किसी दल या किसी नेता के विरुद्ध वही बात होती है जिसमें वो लोग मौन रहते हैं या काम नहीं करते हैं। कांग्रेस में क्यों आ गए? इसमें ऐसा क्या दिखा कि आपको लगा कि नहीं कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। मैंने भी पूर्व के चर्चाओं में ये चर्चा की थी कि मैंने बहुत पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस के कुछ पदों पर भी था, बाद में बीजेपी में आ गया, बीजेपी में एक लंबे समय तक रहा, उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी लड़ा, परिणाम पक्ष में नहीं आया। खैर, इससे कोई बात नहीं है, ये तो होता ही है। जनता की सेवा में लगातार बना रहा, अपने को स्थापित किए रहा। कांग्रेस महागठबंधन का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है, राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे देश में कांग्रेस का जनाधार है। अभी बहुत कांग्रेस के कुछ अपने सांगठनिक या अंदरूनी कहिए तालमेल की कमी की वजह से
कुछ कमियां आई हैं, कुछ सीटें कम आती है, लेकिन कांग्रेस के एक लंबे समय तक शासन करने के बाद जो देश की स्थिति बनी, उसको अभी की पार्टियां जो पार्टियां कांग्रेस की डिनाई करती है, वो अपनी बातों से ढक के उसको नीचा दिखाने का प्रयास करती है। सच्चाई ये नहीं है। अभी की जो राजनीति है, उस राजनीति में स्वर्गीय नेहरू जी को गाली दी जाती है, उनको अपमानित किया जाता है, उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोली जाती है जो एक तो सत्य नहीं है, दूसरा ऐसी बातें उस सम्मानजनक आत्मा के प्रति बोलनी नहीं चाहिए। भारत जब आज़ाद हुआ उसके पहले 1800 कुछ में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने देश आज़ाद करने की वो तमाम रचनाएं की जिससे देश आज़ाद हो, भागीदारी भी निभाया। कांग्रेस की आज़ादी के पूर्व से ये सभी लोग एक क्या बोलते हैं वो, मतलब देश आज़ादी में अपनी बढ़ चढ़ की भागीदारी ली। देश आज़ाद हुआ, संजोग से कांग्रेस की शासन व्यवस्था आई, नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए। आप सोचें, आज से 70-75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ, उस समय देश के हालात कैसे होंगे, किन परिस्थितियों से देश जूझ रहा होगा। वैसे समय में नेहरू जी ने एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जिससे देश चलना प्रारंभ किया, और आज जिस भी स्थिति में देश खड़ी है वो सब देन कांग्रेस का ही है, नेहरू जी का अहम योगदान है। आज आप हमसे बात कर रहे हैं, इसके चंद दिन पहले पूरा राष्ट्र माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारतवर्ष की रही हैं, उनके बारे में पूरा आपका सोशल मीडिया भरा पड़ा था, पटा हुआ था। और ये कौन सी बात थी जिसके लिए सारे भारतवर्ष के लोग इंदिरा को नमन कर रहे थे, या इंदिरा को याद कर रहे थे, या इंदिरा का जय जयकार कर रहे थे? वो सिर्फ यही था कि वो जब देश में विषम परिस्थिति आई तो जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जब उनसे युद्ध छिड़ा या जब बात हुई, वैसे उनको कमजोर करने के लिए, वैसी स्थिति में उनको कमजोर करने के लिए उनका विभाजन करवा दिया, और वह या किसी दबाव में नहीं आया। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि अमेरिका के मध्यस्थता से हम लोगों की लड़ाई रुक गई और ये युद्ध विराम हो गया। सीज फायर का मध्यस्थता अमेरिका किया। वो हमारी आवश्यकता होनी चाहिए कि कब हमें सीज फायर करना है, देश की स्थिति से गुजर रहा है। हमारे यहाँ के तो सारे लोग तैयार थे, नहीं इस बार आर या पार की लड़ाई हो जाए। एक बार अगर आर या पार की लड़ाई हो जाएगी तो जो एक राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है वो तो कम से कम अपने जगह पर चला जाए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। सर, यहाँ पर अगर हम गोरिया कोठी की बात करें तो आपको लेकर के आपने बताया कि आप भाजपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में तो आपकी घर वापसी ही हो गई, फिर हमने देखा आप राज में गए। आपकी विश्वसनीयता को कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि नेताजी का तो ठीक ही नहीं रहता है, कब किस पार्टी में रहे। ये जो लोग बोलते हैं उनको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं कांग्रेस में था तो लंबे समय तक कांग्रेस में काम किया, बीजेपी में 1995 में आया, तो 1995 से लेके 2016 तक, 2015 तक, 2015 की विधानसभा तक मैं पदों पे बना रहा। मुझे टिकट नहीं मिला, मैं टिकट का दावेदार था, टिकट नहीं मिला। हमको लगा कि पार्टी किसी तरह या तो किसी के दबाव में या किसी चीज से प्रभावित होकर हमको अंडर एस्टिमेट कर रही है। हम समाज में लोगों की सेवा करना चाहते थे, एक दल से बंधे हुए थे। जब पार्टी ने हमारे आग्रह का इग्नोर कर दिया, जब हमारी आग्रह नहीं माना, जबकि हम हर तरह से सक्षम थे, नहीं माना, तो मैं चुनाव लड़ गया। तो जब चुनाव लड़ गया उसके बाद मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। उस चुनाव लड़ने के क्रम में भी हमसे छोटी मोटी पार्टियां संपर्क की थी कि आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़ें, लेकिन मैंने किसी को स्वीकारा नहीं और मैं चुनाव नहीं लड़ा। अब आप बताइए, 15 से लेकर के और आज 25 में हम लोग बात कर रहे हैं, इतने दिन तक हमने किसी पार्टी का ना झंडा थामा, न किसी पार्टी का कार्य किया और समाज सेवा करते रहा। बीच में भी मैं प्रयास किया था पिछली
बार विधानसभा में, और मैंने जो पिछली बार विधानसभा में जिस दल से प्रयास किया उसी दल का पार्लियामेंट में मदद किया, उसी दल के साथ काम किया, और आज मैं उसी दल के साथ उसकी सदस्यता तो एक फॉर्मेलिटी है, सदस्यता ग्रहण करके काम करना प्रारंभ कर दिया, तो मेरे ऊपर दल बदल वाली बात लगती है। जो लोग कह रहे हैं वो लोग इस बात को डाइवर्ट करने के लिए या नासमझी में कह रहे हैं। दल बदलू तो 6 महीना में लोग होते हैं, अभी तो चुनाव के लिए दल बदला जाता है। हमने तो कांग्रेस के लोगों का मदद भी किया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया है, ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया है। और पिछली बार से ही महागठबंधन में कांग्रेस का हो या पिछले जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे उनको मदद किया। आपने जन सुराज की चर्चा की, मैंने पीछे भी बताया है, जन सुराज के प्रणेता की बातें हुई हमसे, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे विचार से मेल जोल खाता हुआ बात है। मैं रहूं किसी दल में, मैं अपने सिद्धांत और बातों से कभी समझौता नहीं कर सकता हूं। मेरा एक वसूल है, उससे मैं कैसे समझौता करूंगा। मैंने अगर किसी फोरम पे जाके जनता की सेवा करने का संकल्प लिया है और जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, मैंने ईमानदारी से उसका पालन किया है। ऐसे थोड़े हूं कि मैं किसी पद पे नहीं हूं। मैं 2000 में मुखिया बना, मेरे पंचायत की स्थिति में उस समय का बयान करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उस समय पंचायत की स्थिति क्या था, अभी क्या है। उसके बाद रिजर्व हो गया तो मेरी पत्नी मुखिया बनी, 2 बार मेरी पत्नी मुखिया थी। उसके बाद हुआ जब पंचायत रिजर्व हो गया, पिछड़ा हो गया, तो मेरे ही साथ रहने वाले एक व्यक्ति का मुखिया में मदद किया और समिति हो गया, प्रखंड प्रमुख के रूप में काम किया। प्रखंड प्रमुख के रूप में भी जब काम किया तो यह साबित किया कि जनता ने हम पर भरोसा जताया है, तो जनता के उम्मीदों के अनुरूप मैं कार्य करूं, भरसक प्रयास करूं कि किसी को कोई शिकायत नहीं मिले। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास किसी काम के लिए आता है तो जो मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मैं उसके काम का निष्पादन करूं। ये बातें भी चर्चा में है कि अशोक जी तो गोरिया कोठी से इस बार इच्छा रखते हैं विधानसभा के लिए। देखिए, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, मैं तो कांग्रेस पार्टी में था ही, लेकिन विधिवत एक बात चली तो मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। ये चीज पार्टी के आला कमान के ऊपर निर्भर करता है कि उनका सोच मेरे प्रति क्या है। गोरिया कोठी का डिमांड उन्होंने किया है, महाराजगंज का डिमांड किया है, अन्य भी कुछ विधानसभाओं का डिमांड हुआ है। पहले तो यहाँ निकट में आरजेडी चुनाव लड़ी है, तो अगर सीट मिलता है, आला कमान का अगर आदेश होता है कि आपको यहां से चुनाव लड़ना है, तो मैं तो जन सेवक हूं, जनता का सेवा करने का एक माध्यम है कि मैं विधायक बनूंगा तो लोगों की सेवा करूंगा। तो अगर पार्टी भरोसा जताती है, पार्टी हमें सिंबल देती है, पार्टी प्लेटफॉर्म देती है, तो मैं निश्चित रूप से सिरोधार करूंगा। लेकिन मैं कोई ऐसा जबरदस्ती अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या होगा। लेकिन आपके जो विधायक हैं इस महाराजगंज की अगर बात करें तो वहाँ पर कांग्रेस के एक विधायक से बड़े नाराज हैं लोग, और उसका असर आपको लगता है यहाँ पड़ेगा? देखिए, उस समय समझौता में सीट मिला, विधायक जी विधायक बन गए। जनता की उम्मीदें होती है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं वो हमारे बीच आए, हमारे बीच रहें, हमारे दुख सुख के साथी बने। लेकिन सबकी सोच एक तरह की नहीं होती है। हम लोग भी घूमते हैं, लगता है थोड़ी बहुत नाराजगी है लोगों में, लेकिन वो नाराजगी दल से नहीं है, वो नाराजगी व्यक्ति से है। क्योंकि उस पद पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी सोच लोगों के प्रति अगर उदासीन है तो दल से कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी है व्यक्ति से। गोरिया कोठी में आप लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं, यहाँ के जनता से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ के विकास को लेकर क्या कहिएगा? गोरिया कोठी का जो विधानसभा क्षेत्र इसका जो विकास हुआ है उस पर कुछ अगर कहना चाहे। देखिए, गोरिया कोठी एक सुदूर देहाती इलाका है। पूरा विधानसभा गोरिया कोठी का 2 जिला से जुड़ता है, इधर छपरा से जुड़ता है, गोपालगंज से जुड़ता है। तो विकास की जहां तक बात है, विकास का अलग अलग पैरामीटर है। सरकारें सड़कें बनवाती है, सड़कों का जाल बिछा है, सम्राट चौधरी जी आए थे, बोल रहे थे, तो सरकारें सड़कें बनवाती है। सरकारी तौर पर जिस काम का निष्पादन होता है
उस काम को जो स्थानीय लीडर्स हैं उनकी जवाबदेही बनती है कि उस काम पर ऐसी निगरानी की जाए कि काम गुणवत्तापूर्ण हो। विद्यालय बन गया, विद्यालय में पठन पाठन नहीं हो रहा है, अस्पताल खुल गए, अस्पताल में प्रॉपर अस्पताल नहीं चल रहा है, समय डॉक्टर समय से नहीं रह रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है। इन तमाम चीजों को किसको देखना होता है? उसी आदमी को देखना होता है जिस पर सरकार ने भरोसा जताया है, जिस पर पब्लिक ने भरोसा जताया है और उनको पावर दिया है। आप जहां जाएंगे एक बात बड़ी स्पष्ट आती है लोगों में कि हम जाते हैं निवास बनवाने तो हमको पैसा देना पड़ता है, हम जाते हैं आय प्रमाण पत्र बनवाने तो पैसा देना पड़ता है, जन्म मृत्यु बनवाने जाते हैं तो पैसा देना पड़ता है, हम अस्पताल में जाते हैं तो हमको दवा नहीं मिलता है, डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं जो डॉक्टर कम से कम देखें। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं कि अगर हम पर जनता ने भरोसा जताया है तो ये कह के नहीं जताया है कि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच के जनता में बांट दूं। जनता ने हमको भरोसा इसलिए जताया है कि जो मेरे संपत्ति का एक हिस्सा सरकार के खाते में जाता है और उसको पुनः घुमा के हमारे लाभ के लिए उपयोग करना है, उसको आपको प्रॉपर रूप से देखना है। इसको आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सड़कें जो बनती है उसके गुणवत्ता पर सवाल है। अस्पताल में दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है, या अस्पताल के जितने इक्विपमेंट्स हैं वो कार्यरत नहीं है, ये देखना काम है। और इसके लिए सदन में आवाज उठाई जाती है, ये सवाल किया जाता है संबंधित पदाधिकारी से, क्योंकि ये सिस्टम जो है लोकतंत्र का सिस्टम, ये चलता है 3 विभाग से। प्रथम विभाग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका को कभी राजनीति करने की छूट नहीं दी जाती है, कार्यपालिका को कभी राजनीति करने की छूट नहीं दी जाती है, और विधायिका को कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि आप धन ले जाके अपने हाथ से खर्च कीजिए। लेकिन ये पावर जरूर दिया जाता है कि जनता के बीच जो धन खर्च करने के लिए जाता है वो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप बताइए, हम लोगों से आए दिन ये सूचना मिलती है कि निवास में पैसा लगता है, आय में पैसा लगता है, अब बिना आय का बिना पैसे का नहीं बनता है, दाखिल खारिज कराने जाइए तो पैसा लगता है। तो क्या ये शुल्क बांधा हुआ है, ये शुल्क देना अनिवार्य है? अनिवार्य है, कोई बात नहीं है। अगर अनिवार्य नहीं है तो ये पैसा क्यों लगता है? और ये पैसा लगता है और पब्लिक इस बात को उठाती है, जो ही नुमाइंदा है, जो अगले फोरम पे संकल्प लिया है कि हम जनता की सेवा करेंगे, क्या उसका यह धर्म नहीं बनता है कि संबंधित पदाधिकारी से एक सवाल करे कि आपके यहां जो लोग आते हैं दाखिल खारिज कराने, क्या सभी के सभी लोग गलत दाखिल खारिज करवाते हैं? जो निवास बनवाने आते हैं क्या वो गलत निवास बनवाने आते हैं? क्या जो जन्म मृत्यु बनवाने आते हैं वो गलत जन्म मृत्यु बनवाने आते हैं, जिसके लिए शुल्क देने के बाद ही उनका जन्म मृत्यु, आवास, निवास या दाखिल खारिज होता है? ये तो सवाल बनता है, ये तो पूछना चाहिए। और यही सवाल सदन में भी उठनी चाहिए। इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। कल मेरे भी परिवार का कोई लड़का उस पद पे जा सकता है और जाके बीडीओ बन सकता है, सीओ बन सकता है, डीएम बन सकता है। तो मुझे भी ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि उस तरह के कैरेक्टर के लिए मैं पहले ही मतलब बताना चाहिए हमें कि वही लड़का अपने आवास निवास के लिए जब जाता है प्रखंड में तो बीडीओ को गाली देता है, और वही जब कुर्सी पर बैठता है तो उससे ज्यादा अपने को उसमें लिप्त कर लेता है। डीएम बनता है, वो भी जाता है, वो भी कभी गया होगा, हमने देखा है। हम लोगों के पास बहुत से बच्चे आते हैं, आज ही बनवा दीजिए आवास, आज ही बनवा दीजिए आय और जाति, ताकि हमको आज ही आवेदन करना है। तो उससे सोचना चाहिए कि जो उसको दायित्व मिला है उसका वो कैसे पालन करता है। उसका पालन अगर कोई लड़का जाता है आवास, निवास और जाति के लिए, तो उसको तो आगे बढ़ चढ़ के उसका काम करना चाहिए। जो गलत बनवाने जाते हैं उस पर जितनी तरह का क्वेश्चन मार्क हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 का 100% तो ऐसा होता नहीं है। ये कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जितने सिस्टम हैं सारे के सारे सिस्टम दलालों के जिम्मे हैं। दलालों के माध्यम से जो है प्रखंड हो या जो सिस्टम हो जो जनहित के लिए बना हो,
सब दलालों के जिम्मे है, उसको दलाल संचालित कर रहे हैं। हम अगर जाते हैं फॉर्म जमा करने, मान लीजिए कि हम अपने पत्नी का फॉर्म जमा करने गए, तो बोलेगा नहीं फोटो पत्नी का चाहिए, आपका फॉर्म नहीं जमा होगा। अभी तो ऑनलाइन की सिस्टम हो गई है, लेकिन पूर्व में बोलता था कि आपका फॉर्म नहीं जमा होगा, पत्नी को भेजिए। ठीक है, उसका सवाल जायज है, लेकिन वही दलाल लेके 100 फॉर्म जाता है तो कभी नहीं कहता है कि तुम कैंडिडेट को लेके आओ, क्योंकि उससे उसको अर्थ मिलना है, और जहां अर्थ की बात आती है वहां सब कुछ गौण हो जाता है। आखिर ये सिस्टम कब तक चलेगा? हमारी नैतिकता का जो ह्रास हुआ है ये कब उठेगा? इसके लिए भी उन्हीं लोगों को आगे आना चाहिए जो लोग आंदोलन के माध्यम से या जनसंपर्क के माध्यम से इस कुर्सी पर बैठे हैं। अगर वो लोग इसका नेतृत्व करेंगे तो हमको लगता है कि इसका समाधान निकल सकता है, अन्यथा की स्थिति में इसका समाधान निकलना मुश्किल है। चलिए सर, और कोई बात जो दिल में रह गई? विधानसभा क्षेत्रवासियों से क्या कहिएगा चलते चलते, गोरिया कोठी के विधानसभा क्षेत्रवासियों से? देखिए, चुनाव, प्रत्येक बार जब चुनाव की घोषणा होती है, ऐसे तो इसका समय निर्धारित है 5 साल, कभी कभी बीच में भी चुनाव मध्यावधि हो जाते हैं, लेकिन जब भी चुनाव का वक्त आए तो मेरा यही अपील है कि जब भी आप अपने नेता को चुने, नुमाइंदा को चुने, विधायक को चुने या किसी स्तर के जनप्रतिनिधि को चुने, तो इसका खासा ख्याल करें कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए कितना उपयोगी होगा। अभी की जो सोच है, मैं उसके बिल्कुल विरुद्ध हूं। किसी भी व्यक्ति के लिए धन कमाने की लालसा कभी पूरी नहीं होती है कि हम कितना धन कमा लें, लेकिन उसके सभी के माध्यम उचित होने चाहिए। अगर माध्यम उचित है तब तो वो धन आपके काम पुष्ट दर पुष्ट आएगा। अगर माध्यम उचित नहीं है तो हमको नहीं लगता है कि उस धन का कोई मूल्य है। वो धन आपके लिए निश्चित रूप से हानिकारक होगा, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए। तो ऐसा धन कभी अर्जित न करें जिस धन में किसी का नुकसान हो, जिसमें किसी की पीड़ा हो, किसी का दर्द हो। वैसा धन कभी नहीं लें कि आपको जवाबदेही और जिम्मेवारी मिले और उस जवाबदेही जिम्मेवारी को नजरअंदाज कर, उस चीज को कमजोर कर और आप धन अर्जित करें। तो वैसे लोगों का चुनाव आप करें जिन पर आपको ये विश्वास हो कि ये हमें देखेंगे, ये हमारे दुख सुख को सुनेंगे, हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहेंगे, और ये कभी भी इस चीज का फर्क नहीं समझेंगे कि हमारे और आपके बीच बहुत लंबी फासला है, हम और आप एक हो, इस सोचने वाले को चुने। यही संदेश दूंगा। और एक वक्त है कि अभी चुनाव आ रहा है 2025 में, तो इसका निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे और एक बार मेरे भी आग्रह पर विचार करें, अच्छे लोगों को चुनें और देखें इसका प्रतिफल। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर 5 साल के बाद ये पावर आपके हाथ में आएगा, ये ताकत हाथ में आएगी कि आप पुनः उसको बदल सकते हैं। ठीक है सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी, आप लोग बहुत दूर से आए हैं और आकर के गांव देहात को आपने चुना कि गांव देहात से गांव देहातों की बातों को लोगों के बीच लेके जाएं। इसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी, जो लोग हम लोगों का कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको भी दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।